16 जुलाई साल 1945 सुबह 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में बहुत जोरदार धमाका सुनने को मिलता है। ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग थी जिससे आसपास के सिटीज दहल जाते हैं, मगर ये आम धमाका नहीं था। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाले साइंटिस्ट इस धमाके को देखकर खुद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धमाके का अंदाजा लगाया था करीब 0.3 किलो TNT, मगर असल में ये धमाका उससे 50 गुना ज्यादा जोरदार था, यानी तकरीबन 15 से 20 किलो TNT बॉम्ब्स जितना। इस धमाके से इतनी तेज गर्मी निकली कि वहां मौजूद स्टील का बना हुआ टावर मेल्ट होने के बजाय एवोपोरेट हो गया। इसकी शॉक वेव्स 260 किलोमीटर दूर दूर तक महसूस की गई थी और इस धमाके से निकला हुआ मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर ऊंचा आसमान में फैल चुका था। इस सारे मामले को देखकर इस बॉम्ब को बनाने वाले ओपेनहाइमर के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ओपेनहाइमर ये बात समझ चुके थे कि उनकी ये क्रिएशन लाखों मासूमों की जान लेने वाली है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, ये दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले मनहाटन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। दोस्तों, ओपेनहाइमर 1904 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे और ये बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और इनको सबसे ज्यादा नॉलेज थी मिनरल्स की प्रॉपर्टीज की। इन्होंने हार्वर्ड में अपनी 4 साल की डिग्री को सिर्फ 3 साल में ही खत्म कर लिया था और हैरान कुन तौर पर सिर्फ 23 साल की उम्र में ही इन्होंने PhD कर ली। इनका कहना था कि मुझे दोस्तों से भी ज्यादा फिजिक्स की जरूरत है। इनको फिजिक्स के अलावा दुनिया की किसी चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर अर्ली 90s में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनको ऐसे हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया जिसका उनको मरते दम तक पछतावा रहा। दोस्तों, जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप के दौर में बहुत से जर्मन साइंटिस्ट चुपचाप अमेरिका भाग रहे थे। इन भागने वालों की लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम मौजूद थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन नोएमन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को बनाया, लियो सिजलार्ड, हैंस बेथे जिन्होंने स्टार के अंदर फ्यूजन डिस्कवर किया, एडवर्ड टेलर जिनको फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, और एनरिको फेर्मी। इनमें से मोस्टली साइंटिस्ट जर्मन ज्यूश थे और क्योंकि ओपेनहाइमर खुद एक ज्यूश फैमिली से ताल्लुक रखता था, इसलिए उन्होंने अब पॉलिटिक्स में भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से 1 महीना पहले आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उस लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा कि हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने वाला है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर मिलना था कि उन्होंने बगैर कुछ सोचे फौरन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए, जिसको मनहाटन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि ये एटॉमिक बॉम्ब आज शायद एग्जिस्ट ही ना करता अगर आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। और इस प्रोजेक्ट के लिए आइंस्टाइन को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स को लगता था कि आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं, क्योंकि वो जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन न्यू मैक्सिको में डिसाइड की जाती है और वहाँ एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जाता है। ये तमाम का तमाम काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए किया जाता है। इस शहर को द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। हजारों वर्कर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को इस शहर में भेजा जाता है जिनका काम सिर्फ एक था और वो था यूरेनियम पर रिसर्च करना। जी हाँ दोस्तों, ओपेनहाइमर बहुत पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से एटम्स को 2 हिस्सों में स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। कुदरती मिनरल्स में पाया जाने वाला सबसे हैवी मिनरल यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लिया जाए तो यूरेनियम का टोटल वजन यानी मास सामने आता है, जो कि होता है 230
2008। अब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बनाने का ये तरीका निकाला कि अगर यूरेनियम को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और यही 235 यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनाया जाता है। ये 235 यूरेनियम इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है, यानी अगर सिर्फ एक न्यूट्रॉन को इस 235 यूरेनियम के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट होता चला जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस करता जाता है। इसके स्प्लिट होने से इसमें से और न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये मल्टीप्लाई होते होते ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है। ये सारा रिएक्शन सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमें एक जोरदार ब्लास्ट और एनर्जी रिलीज की सूरत में नजर आता है। आप इस ब्लास्ट का इस बात से अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 1 केजी एटॉम बॉम्ब 3500 TNT बॉम्ब्स के बराबर है। मगर मसला ये था कि यूरेनियम क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है तो ये बहुत लिमिटेड और मुश्किल से मिलता है, इसलिए रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया जो न्यूट्रल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था, और ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा करने की शदीद जरूरत थी, क्योंकि एक तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका को ये खतरा था कि कहीं जर्मनी उससे पहले एटम बम ना बना ले। आखिरकार जुलाई 1945 को अमेरिका ने जर्मनी से भी पहले एटॉमिक बम तैयार कर लिया। बेसिकली ये 2 बॉम्ब्स तैयार किए जाते हैं। एक यूरेनियम से बनाया जाता है जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। ये गन शेप डिजाइन पर बनाया जाता है, यानी इसमें 2 यूरेनियम के मासेस लिए जाते हैं जो नॉर्मल और सब क्रिटिकल हैं और इनको आपस में टकराया जाता है। इन दोनों के टकराने से एक रिएक्शन शुरू होता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है, और ये वही लिटिल बॉम्ब है जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर के रख दी थी। दूसरा बॉम्ब था प्लूटोनियम बम, जिसमें प्लूटोनियम का मास इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम था फैट मैन। इस प्लूटोनियम बॉम्ब का डिजाइन और शेप सबसे अलग था, क्योंकि अगर इसको लिटिल बॉय की तरह गन शेप में बनाया जाता तो ये उस तेजी से बॉम्ब को ब्लास्ट करने से पहले ही पूरा मेल्ट हो जाता और बॉम्ब नाकारा हो जाता। इसलिए इसके डिजाइन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था। एक होलोस्फेयर के अंदर एक प्लूटोनियम रखा गया और इसके आसपास एक्सप्लोजन्स लगाए गए। इन एक्सप्लोजन्स के फटने से इस प्लूटोनियम पर हाई प्रेशर पड़ता है और वो क्रिटिकल मास रीच कर जाता है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। अब ये गन मेथड तो हर साइंटिस्ट जानता था, मगर ये इम्प्लोजन मेथड पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद अब बारी थी इस बॉम्ब को टेस्ट करने की। जब इसको ब्लास्ट करवाया गया तो इसकी शिद्दत से पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत जो भी साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो चुके थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसान बना चुका था। इंसान के हाथों का बनाया हुआ ये बॉम्ब कितनी तबाही कर सकता है ये जाने बगैर अमेरिका ने इसको हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 6 दिनों के बाद ही इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जापान ने हार मान ली और यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ख्याल तो जरूर आया होगा कि ओपेनहाइमर के इस कारनामे से अमेरिका ने इसको नोबेल इनाम दिया होगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं था। इतने सारे लोगों को मरता देख ओपेनहाइमर डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और फिर उन्होंने खुद ही एटम बॉम्ब को खत्म करने की कैंपेन शुरू कर दी। वो ये बात समझ चुके थे कि वो किस कदर बड़ी गलती कर चुके हैं। दूसरा ये कि अचानक से सोवियत यूनियन ने भी एटॉमिक ब्लास्ट करके दुनिया को ये मैसेज दे डाला कि उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और इस टेक्नोलॉजी के लीक होने का शक अमेरिकन एजेंसीज को ओपेनहाइमर पर था, क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने उसकी वाइफ और गर्लफ्रेंड की वजह से उस पर भी शक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों कम्युनिस्ट सोच रखती थीं। इन तमाम वाकयात के बाद उन पर अमेरिकन एजेंसीज ने सख्त नजर रखना शुरू कर दी, मगर वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका सोवियत यूनियन से कोई लिंक नहीं है और किसी के पास भी इस बात का कोई सबूत भी नहीं था। मगर तब भी फैसला उनके खिलाफ ही सुनाया गया। दोस्तों, जो साइंटिस्ट इतना ऊंचा दर्जा रखते थे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स वापस ले लिए गए और उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत तमाम साइंटिस्ट कम्युनिटी ने
इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की ऑफर भी दी गई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट बने थे, वो ये बात जानते थे कि ओपेनहाइमर बेकसूर है, मगर उनकी हेल्प लेने से ओपेनहाइमर ने साफ इनकार कर दिया और सारी लाइफ अकेले गुजारी। आखिर में बहुत ज्यादा स्मोकिंग की वजह से उनको थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ और 1966 में वो चल बसे। उनकी एशेज एक यूएस वर्जिन आइलैंड पर बहा दी गयी, जिसको आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।